अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, सॉरी। अभी जितने लोग हैं उसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्या इंडस्ट्री से लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं आप लोग? क्योंकि ये मेरा पहला सेशन है जिसमें मुझे ऑडियंस का शायद आइडिया नहीं है कि कैसी है। कोई फॉर्म वगैरह शुरू में मैंने भरवाया भी नहीं, कोई अरसलान ने करी है रजिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो करंटली प्रोफेशनल हूँ फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 10 इयर्स। 2011 में मैंने ग्रेजुएट किया था फ्रॉम लम्स, और अभी मैं सीनियर एसक्यू एनालिस्ट हूँ फ्रॉम एट आर्पाटेक। अच्छा। तोबा आप कहाँ काम करती हैं? तोबा ने कहा है वो भी प्रोफेशनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डेटा चेक लिमिटेड। अच्छा, चलें थोड़ा इंट्रो दे दें जब तक के लोग एंटर नहीं हो रहे सब। शायद वीकेंड है इसीलिए लोग अभी तक सो के नहीं उठे। यस एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन 11 भी फंस गए। फ्राइडे मोस्टली कंपनीज में थोड़ा सा क्यूए का टफ डे होता है ना, ऑब्वियसली डिलीवरीज रिलीजेस मोस्टली। मेरे पास 70 लोगों ने रजिस्टर कराया था, तो 1-2 मिनट में और इंतजार कर लेती हूँ। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी, नजर आ रही। थैंक यू। यस विजिबल है। ये पीपीटी वाली स्क्रीन दिख रही है ना, एचटीटीपी एग्जाम वाली? यस, वही वाली। हाँ। असल में मेरे पास इस वक्त ऑफिस में 2 स्क्रीन हैं, तो मैंने स्क्रीन 2 शेयर की है। वालेकुम सलाम नुमान। अस्सलाम वालेकुम पैरा। वालेकुम इट्स रक्षा। सलाम। हाँ समझ गई मैं। 16 लोग हुए हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और इंतजार करते हैं फिर शुरू कर लेते हैं। और लाइट का क्या हाल है आप लोगों की तरफ? फिलहाल तो है, पता नहीं कब तक है। अभी तो है, ये इलेक्ट्रिक शुरू हुआ नहीं है। जी, अल्लाह करे कि इस साल ना शुरू हो। तो मोस्टली जो है वो सारे प्रोफेशनल्स ही हैं इसमें, स्टूडेंट्स। अप्रोक्सीमेटली वो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली। अच्छा।
चलें शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज का सेशन जो है ना वो ISTQB एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से है। और तो जहाँ तक इसमें, अच्छा मेरा नाम फराकुल है। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आप सबको बता ही दी थी उसमें जो सेशन था। और इसमें मैं जो है ना वो ISTQB सर्टिफाइड टेस्ट मैनेजर हूँ एडवांस लेवल, जो कि मैंने 2016 में दिया था। और दूसरा जो है वो ISTQB सर्टिफाइड फाउंडेशन लेवल जो है मैं 2013 के अंदर दिया था। उस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा सर्टिफिकेशंस का पाकिस्तान में, अब तो खैर नाम भी है, लोग ISTQB को जानते ही नहीं थे उस वक्त। अच्छा, ISTQB की ट्रेनिंग मैंने कराई हुई है सिस्टम्स के अंदर, कॉन्टोर सॉफ्टवेयर के अंदर, और सदात के अंदर जो है हम लोगों की शुरू में लर्निंग थी। इसके अलावा मैं सीनियर एसक्यू एनालिस्ट हूँ इन कॉन्टोर सॉफ्टवेयर, और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एसके फील्ड के अंदर। अच्छा, इसमें ये है कि इसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी और करियर काउंसलिंग भी करती हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अदर देन वैसे भी कोई अगर मेंटोरशिप या कोई ट्रेनिंग चाहिए होती है तो वो भी सर्विस जो है वो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, और ISTQB सर्टिफिकेशन एक्चुअली है क्या, रीडिंग मटेरियल क्या है इसका, और एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं, और अदर QA और टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस जो हैं वो हैं क्या। अच्छा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोई भी करें हम लोग बेसिकली उसका जो पर्पस होता है वो यही होता है, स्किल और एक्सपीरियंस, सॉरी, स्किल और एक्सपीरियंस असेसमेंट प्रोसेस है कि आपके पास जो भी स्किल है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। अच्छा, बहुत सारे बेनिफिट्स सर्टिफिकेशन के हैं, लाइक क्रेडिबिलिटी है, आपकी मार्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है आपकी, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो आपको मिलता है। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई वो अच्छी जबान में। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद फेस की इंडस्ट्री में रहते हुए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर। तो लोग यहाँ पे सबसे पहले तो कहते हैं कि थोड़ा, जो बंदा तैयारी कर रहा होता है उसको कहते हैं कि आपका जो काम है ना वही सब कुछ है, और आपको किसी भी सर्टिफिकेशन वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं उनसे कहती हूँ कि मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे मार्केट में जाते हैं, आप वो ब्रांड्स की तरफ ही क्यों जाते हैं खरीदने के लिए, क्यों जाते हैं आप लोग? क्योंकि उसमें कुछ मतलब वही बात है, क्रेडिबिलिटी होती है, एक एश्योरेंस होती हाँ, है कि ये अच्छी चीज़ देगा। आपने अपने आप को मार्केट में सेल करना है, अपने अपने स्केल को मार्केट के अंदर स्केल करना है। आप जो है वो किस तरह से करेंगे अपने आप को, कोई चीज होगी ना आपके पास कि यार मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है और ये मुझे प्रूफ कर रही है कि मैं जो ना, मेरे पास एक सर्टेन स्किल सेट है। अच्छा, दूसरा ये कि सिर्फ ये काम आपका बहुत कुछ होता है, काम ही आपका सब कुछ होता है, मैं समझती हूँ सुबह से शाम तक आप एक चीज कर रहे हैं उसमें आपने एक्सपर्ट होना है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं तो आपको आफ्टर सर्टेन टाइम आप न्यू चीज़ों को जो है ना सीखना छोड़ देते हैं। तो सर्टिफिकेशन क्या करती है कि आपको जो डेली लाइफ से हटके हमें कुछ चीज़ें जो है ना सीखने का मौका देती है। आपका लर्निंग कर्व जहाँ स्टॉप हुआ है वो उसको चलाएगी। दूसरा ये कि लोग पढ़ने पे खर्च नहीं करते और कहते हैं नया मोबाइल खरीद लें, नई गाड़ी खरीद लें, नया जो है वो, जो भी उनको जो भी पर्सनल स्पेंडिंग हो वो कर लें। लेकिन पढ़ने पे जो है ना वो हमारे यहाँ एक तो रिवाज नहीं है बदकिस्मती से। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आज आपकी छोटी सी स्पेंडिंग किसी भी चीज़ पे जब आप लर्न कर रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है करियर में। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो सिर्फ मैंने शायद दोनों सर्टिफिकेशन दी और मेरा हार्डली कोई 50,000 का खर्चा होगा मिला के, और उससे ज़्यादा मैंने अर्निंग की, क्रेडिबिलिटी मैंने अपने आप की बनाई, मार्केट
कर सकती हूँ। पर्सनल मेरी जो डेवलपमेंट हुई वो इतना ज्यादा मुझे फायदा हुआ कि शायद कोई 1 घंटा भी कम है कि मैं फायदे गिनवाने लगूं। और लोग चाहते हैं बहुत जल्दी, जैसे आज मैंने सर्टिफिकेशन की है तो मेरी कंपनी उसे एक्सेप्ट कर ले और मुझे जो है ना वो कोई अप्रेजल वगैरह में फायदा दे। अच्छा, ऐसे डायरेक्टली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको हो सकता है एक जगह फायदा ना मिले, दूसरी जगह फायदा ना मिले, लेकिन तीसरी जगह जो है ना उसी चीज की जरूरत हो। तो मैंने जब शायद सिस्टम्स ने की थी तो वहां पे मैंने कराई थी सर्टिफिकेशन, लेकिन वहां पे मुझे उस वक्त उतना जो है ना उन्होंने जरूरत नहीं थी, इसने अप्रिशिएट भी नहीं किया उन्होंने। फिर मैं यहाँ कॉन्टोर आई। कॉन्टोर में एक रिक्वायरमेंट थी किसी डिवीजन की। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो है ना वो हमें लोगों को ट्रेन कराना है। कोई भी जो ISTQB सर्टिफाइड है वो ट्रेन करवाए, हमें जो है ना ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर तो सर्टिफिकेशंस चलती हैं, जो पाकिस्तान से जितने भी लोग बाहर जाएं या कोई इमिग्रेशन का भी जिसका प्लान हो उसको तो सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब वो जॉब के लिए जा रहा है इस टेस्टिंग की, तो ISTQB ऐसे ही है जैसे किसी को कहते हैं ABC पढ़नी आती है कि नहीं आती। तो आज आप थोड़ा सा स्पेंड कर लें कोई बात नहीं, और बहुत सारी जगहों पे तो रीइंबर्स हो जाता है ये अमाउंट। थोड़ी सी स्पेंडिंग आपको फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न देती है। पाकिस्तानियों का मसला ये है हमारा कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मैंने जितने इंडियंस, बांग्लादेशी और वो सब जितने भी देखे, तो मतलब वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा पूछते हैं लिंक्डइन वगैरह पे, और पाकिस्तानियों को शौक नहीं होता। जैसे 70 लोगों ने रजिस्टर कराया है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है पढ़ना। दूसरा ये कि लोग ये कहते हैं कि ISTQB CTFL लेवल तो बहुत आसान सी चीज़ है और मैं इस इम्तिहान को जो है ना आसानी से पास कर लूंगी। आई डोंट नीड एनी प्लान कि मुझे तैयारी करनी है प्रॉपर। हर चीज़ को करने का कुछ प्लान होता है। या तो आप किसी कोई प्लान तैयार करें और आप इतने डिटर्मिनेंट हो कि आप अपने प्लान को फॉलो भी करें, क्योंकि आपको हार्डली कोई भी चीज़ है तो आपको कंसिस्टेंसी से करनी है। जैसे अगर आपको जिम जाना है और अपना वजन कम करना है तो भी आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लोग यहाँ देखते हैं कंटेंट आते हैं और तो ये लिटरली आप पिछले जो मैंने ये 6 या 7 साल गुजारे हैं उसमें हर दूसरा बंदा कंटेंट तो ले जाता है, नॉलेज भी ले जाता है, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि वो सर्टिफिकेशन लेके भी आया। तो आप जो है आपको एक मेंटोर चाहिए होता है, और यकीन माने मैंने दोनों दी हैं। तो मुझे वो शायद पेड मेंटोर नहीं थे, लेकिन मुझे मेंटोरशिप जो है ना वो मिली। वो मेरी लक थी कि मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे अनपेड मेंटोरशिप दी, और वो बहुत कंसिस्टेंट हमने पूरा प्लानिंग करके मैंने तैयारी की थी। और तीसरा ये कि लोग ये समझते हैं कि जैसे बाकी इम्तिहानात दे देते हैं डम्प्स पास करके, उनको हल करके क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ जो ISTQB का एग्जाम है वो आपसे कॉन्सेप्ट सिंपल होगा, वो आपसे घुमा घुमा कर पूछेगा, या आपको जो है ना ऑप्शंस इतने नियर टू देता है कि उसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। अभी हम आगे जब जाएंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी भी कि किस तरह के जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा जो है ना उसको हल करने के लिए जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको कोई ग्रुप डिस्कशन या इस तरह की चीज रिक्वायर्ड होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हो, और आप जो है ना वो जब एग्जाम के लिए जाएं तो डम्प्स के ऊपर आप रिलाई ना करते हो। जब मैंने CTAL लेवल दिया तो उसमें ये हुआ कि वो तो जो है टेस्ट मैनेजमेंट की थी। तो मैंने किसी हमारे थे वो डायरेक्टर लेवल के सीनियर रिसोर्स नहीं, उनसे मैंने जो है ना उनसे मैंने तैयारी की। हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो ना तो उस वक्त बुक थी, और एक पुरानी सी बुक थी, कोई सिलेबस के कुछ कंटेंट थे, लेकिन वो बंदा सुपर एक्सपीरियंस था। अच्छा, हम दोनों डिस्कशन करते थे, मैंने उनकी नॉलेज गेट की, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, और मैं लिटरली एग्जाम के लिए गई थी। और एग्जाम से पहले वो सैंपल के 2 या 3 सवाल दिखाता है AL लेवल के एग्जाम के, और AL लेवल जो है इससे ज़्यादा FL लेवल से, फाउंडेशन लेवल से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, मैं जब एडवांस लेवल के गई उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, एंड देन मैंने 2-3 देख के मुझे पता था हाँ ये सैंपल पेपर है, और उसके बाद मैंने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया। एग्जाम अटेम्प्ट किया है, और मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेस पे जो है ना मुझे 77% मेरे मार्क्स आए थे, जो बुरे नहीं है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रेदर देन कि आप डम्प्स की तरफ भागें। हो सकता है दूसरी कोई सर्टिफिकेशन चल जाती हो,
यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, फाउंडेड ISTQB एक बॉडी है जो कि 2002 के अंदर बनाई गई। ये ऐसे ही जैसे बहुत सारे टेस्टर मिलके इंटरनेशनली कम्युनिटी बनाते हैं, और उन्होंने कहा कि जितनी भी टेस्टिंग टर्म्स हैं उनको हम जो है ना स्टैंडर्डाइज करते हैं वर्ल्ड वाइड। फिर उन्होंने सर्टिफिकेशन भी निकाली। तो अच्छा, अब ISTQB तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कहती है मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कुछ किसी से पैसे नहीं लेते और वॉलंटियरली ये सारे काम करते हैं इसके लिए। अब ISTQB के अंदर जो है वो हर मुल्क के अंदर अपना अपना सेंटर है। लाइक जर्मनी के अंदर अपना सेंटर है, अमेरिका के अंदर अपना सेंटर है, पाकिस्तान के अंदर अपना सेंटर है। तो जिस वक्त मैंने इम्तिहान दिया था पाकिस्तान में तो सेंटर ही नहीं था 2013 के अंदर। ये 2000 उसमें आया है, 2017 में आया है। इवन एडवांस लेवल तो ये अभी भी नहीं देते। मैंने जर्मन सेंटर के अंदर से इम्तिहान दिया था, और लोग अमेरिकन सेंटर भी चूज कर सकते हैं, और एनी सेंटर, इंडियन सेंटर मैंने जानबूझ के चूज नहीं किया था। अच्छा, ISTQB सर्टिफिकेशन के पूरे पाथ हैं। पहला पाथ जो है ना वो फाउंडेशन लेवल है, और फाउंडेशन लेवल से अबव जो है ना वो एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल में हम आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्निकल है, टेस्ट एनालिस्ट है, और टेस्ट ये मैनेजर है। मुझसे कोई गलत जो है ना वो खुली है स्लाइड। अच्छा, टेस्ट मैनेजर है, और टेस्ट मैनेजर से ऊपर जो है ना वो एक्सपर्ट लेवल है, यानी टेस्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूविंग द टेस्ट प्रोसेस। कुछ जो है ना स्पेशलाइजेशन इन्होंने ऐड की हैं चीज़ें, ये पहले नहीं होती थी, अब ऐड की हैं। किसी ने जो है ना वो गैम्बलिंग की इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना है तो उसको गैम्बलिंग की कुछ स्पेशल नॉलेज उसकी मिलेगी अगर वो सर्टिफिकेशन करेगा। प्रॉपर टेस्ट ऑटोमेशन कोई करता है तो टेस्ट ऑटोमेशन भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो कोडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स ही हैं टेस्टिंग के। और ऑटोमेटिव कोई इंडस्ट्री का अगर उसने करनी है तो उसको जो है ना ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की सर्टिफिकेशन कर सकता है। फाउंडेशन इज अ बेसिक, जो कि आप पाकिस्तान में भी किसी भी जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर आप देखते हैं वो मांग रहा होता है। इसी तरह से इंटरनेशनल भी वो कहते हैं कम से कम ISTQB सर्टिफाइड फाउंडेशन लेवल टेस्टर जो है वो मैं प्रेफर करूँगा। एजाइल टेस्टिंग में एजाइल की अपनी कॉन्सेप्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी तरफ आ जाता है। अच्छा, एडवांस लेवल में एजाइल टेक्निकल टेस्टर या एजाइल टेस्ट लीडरशिप के ऊपर जो है ना वो एडवांस लेवल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, ISTQB का क्या क्राइटेरिया है पासिंग और किस तरह से होता है? ये CTFL लेवल जो है वो उसके लिए आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पासिंग क्राइटेरिया ये कि आपके 65% मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, टारगेट हमेशा रखना चाहिए कि आपके 80 या 90% मार्क्स आए, तो आप जब एग्जाम में जाएं तो थोड़े आगे पीछे भी हो जाए तो चलो 65% आप उसको अचीव कर लें। $125 इसकी के अंदर, यानी जो जर्मन सेंटर है वो इसकी फ़ी है, जो कि अराउंड 19,000 बनती है। इसी तरह से जो है वो PSTP की अराउंड, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोर्ड है, उसकी फ़ीस 20,000 है। और बाद सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर नहीं होती, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, क्योंकि टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं होते। एडवांस लेवल के अंदर हम जब आते हैं तो वहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 65% मार्क्स पासिंग है, और $185 इसकी के अंदर इसकी प्राइस है इस एग्जाम की। ये भी लाइफ टाइम वैलिड है। अच्छा, इसकी के अंदर जो है वो आपको एडवांस लेवल का आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन लेवल का जो पेपर है वो आप पाकिस्तान बोर्ड से और इसकी बोर्ड से दोनों दे सकते हैं। पाकिस्तान बोर्ड जो है PSTP इस वक्त जो है वो अलाउ नहीं कर, उसके पास नहीं है ऑप्शन एडवांस लेवल का। और शायद PSTP जो है ना वो पेपर बेस्ड टेस्ट लेता है। और जो इसकी है, ये जर्मन सेंटर है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगा, और जैसे आज आप एग्जाम बुक कराएं तो दूसरे दिन भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे उसका ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और PSTP अपनी डेट्स अनाउंस करता है। अभी मैं ज़रा इसको स्लाइड को थोड़ा बंद करूं तो मैं एक लिंक दिखाती हूँ PSTP का। बोर्ड आप कोई भी चूज कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है।
जैसे पीएसटी भी अपनी कुछ डेट्स अनाउंस करता है न्यूज़ और इवेंट्स के अंदर कि मेरी ये डेट्स है फला एग्जाम की, तो उसने ये मार्च की डेट अनाउंस की हुई है। तो आप जो है वो हमारे पास मार्च का तो टाइम निकल गया, अगर हम जो सेशन कंडक्ट कराएंगे वो आफ्टर रमज़ान ही कराएंगे, तो कोई इसमें देना चाहता तो सही है, बाकी सर्टिफाइड टेस्टर की एक लिस्ट है इसके पास। तो जो इसकी सेंटर है उसकी अलग से अपनी मतलब उसका अपना अलग स्टाइल है पेपर वगैरह कंडक्ट कराने का। ISTQB CTFL एग्जाम जो है ना वो किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, पहली चीज़ तो वही ऑब्वियसली हर एग्जाम के लिए से आपको पढ़ना है। फिर आप कुछ पेपर वगैरह सॉल्व करें। अच्छा पेपर जो मैंने जितने देखे थे ज़्यादातर जो है ना डम्प्स की कोई क्वालिटी मुझे कोई अच्छी नहीं लगी थी। यानी जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मुझे तो नहीं उससे मतलब डम्प से तो मैं कभी भी ना कहूँ कि मैं पूरे डम्प्स पे रिलाई करूँ। डम्प्स मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखा रही होती हैं और एक्चुअल जो है ना पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि आप जो ISTQB की वेबसाइट पे सैम्पल पेपर दिया हुआ है ना उस पर रिलाई करें। अच्छा दूसरा ये कि आप इसे रजिस्टर कराएं और एग्जाम दें और सर्टिफाइड इंजीनियर बन जाएं। उसके बाद पहले चीज़ है कि रीडिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। रीडिंग में हम लोगों को सिलेबस पढ़ना है और फिर बुक है और उसके बाद जो है वो ग्लॉसरी है जो आपको सेशन में पढ़ना है, ट्रम्स है जो कि आपको देखनी होगी। अच्छा फाउंडेशन लेवल का कंटेंट जो है ना वो देखते हुए तो ये है फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरा जो है वो टेस्टिंग थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, स्टैटिक टेस्टिंग है, टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, टेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है एंड टूल सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। अच्छा कुछ लोग जो है ना वो मसला ये होता है कि ISTQB जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह से जो है ना वो अच्छा 10 मिनट के अंदर ये सेशन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मेरे पास फ्री जूम है। तो हम इसको थोड़ा मेरी वीडियो रिकॉर्ड मतलब जब ये एंड होगा तो मैं थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेंगे हम लोग, क्योंकि मेरी वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर मैं दूसरा सेक्शन शुरू करूँगी। तो अच्छा आपको कंटेंट जो है ना केस का वो एक स्टैंडर्डाइज कंटेंट है, उसमें उसकी अपनी यानी एकदम स्टैंडर्ड्स हैं उसके। अब जो है वो कोई ट्रम्प्स के लिए आपसे बहस करे, लाइक ISTQ भी कहता है कि डिफेक्ट भी एक ही चीज़ है, बग भी एक चीज़ है और फॉल्ट भी एक चीज़ है। अब आपसे कोई इसमें बिला वजह की बहस करे कि नहीं भाई डिफेक्ट ये होता है, बग ये होता है, फला स्टैंडर्ड ये कहता है, फला स्टैंडर्ड ये कहता है। भाई कोई मैं कहती हूँ कोई सहीफा नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो नाजिल शुदा चीज नहीं है, इंसानों की बनाई हुई चीज है। ISTQB वाले इन तीनों चीजों को एक कहते हैं तो भाई मान लो, हमने तो उनके थ्रू पेपर देना है। बाकी अगर कोई और कहता है कि ये ऐसे नहीं है ये ऐसे, तो भाई उसकी मर्जी है। तो एक्सपर्ट्स लोगों ने जो है ना चीजों को कहा हुआ है कि ये ऐसे है। और बहुत सारी QA की इसके अलावा भी सर्टिफिकेशंस हैं और बॉडीज हैं, लेकिन जो इस वक्त दुनिया में डिमांडिंग है, मोस्ट डिमांडिंग वो ISTQB है। उसकी कोई वजह है, वो यही कि प्रैक्टिकल है ये, और एज कंपेयर टू अदर सर्टिफिकेशन जो कि थ्योरी बेस्ड हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड है फिर भी। अच्छा इसमें जो पूरा एग्जाम होता है उसमें 4 लेवल्स हैं। पहला लेवल जो है ना वो रिमेम्बर करने का है चीज़ों को, यानी कुछ रिमेम्बर ऐसे नहीं कि रट्टा लगाना है, लेकिन हाँ चीज़ों को पता होना चाहिए कि जो है ना ये जो काम करना है ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। दूसरा लेवल जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, कोई चीज़ आप कोई कॉन्सेप्ट आपने समझा, कोई टर्म आपने समझी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकता है। तीसरा लेवल जो है वो अप्लाई करने का है कि नॉलेज आपके पास है, आपने उसको अप्लाई करना है। चौथा लेवल जो है ना एनालाइज करने का है। इनकी भी प्रोपोर्शन में बताऊंगी किस तरह से आती है एग्जाम में। अच्छा फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है और आप जो हैं वो इसका इसको फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वन ऑफ द 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टेस्ट आर बेटर देन द मैनुअल टेस्ट फॉर अवॉइडिंग द exhaustive testing। या exhaustive testing is with efficient effort and tool support feasible for all software। It is normally impossible to test all input-output combination for a software system. The purpose of testing is to demonstrate the absence of defect।
तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन है? आई थिंक सी है। और कोई? सी। C। अभी किस बेस पे जो है ना वो सी कहा है? मतलब नॉर्मली गिवन अ सॉफ्टवेयर जो रेंज ऑफ इनपुट आउटपुट है, दैट इज लाइक अ big range, right? So we हम्म cannot humanly cover all the ranges. We just like cover some of the median ranges and हम्म the boundary ranges. So that is why I said C. अच्छा, मैं थोड़ा ये क्लास भी लेती हूँ ना, तो मैं ये चैट विंडो पढ़ने की आती नहीं है। तो चैट विंडो जो है ना मुझे इतनी आदत नहीं है, बोल दिया करे माइक खोल के। मुझे बोल ज्यादा इंटरेक्टिव हो तो अच्छा है ये। ना तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है, सेशन भी कोरोना की वजह से मजबूरी में ले रहे हैं, ना मैं तो कहती हूँ लाइव सेशन हो। अच्छा, आईएसटी क्यूबी की ये किताब में लिखे हुए ये 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग शो द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। दूसरा कहता है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल, जिसकी बेस पे जो है ना वो आप लोगों ने राइट जवाब दिया सी। और अर्ली टेस्टिंग करें ताकि जल्द डिफेक्ट जल्दी निकले। चौथा है कि डिफेक्ट क्लस्टरिंग ना हो एक जगह पे। पांचवा ये कि वही पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, वो ऐसे ही है जैसे मैं फनी एग्जांपल दूं तो पता नहीं देनी चाहिए कि नहीं। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप एक दवाई किसी एक किसी चीज पे डालें तो दोबारा उस पे जो है ना उन बग्स पे असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल खटमलों के लिए जो है ना वो आप एक दवाई एक दफा यूज कर लें और दोबारा आप जो है ना उसके लिए वही दवाई यूज करें, तो उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो फोत हो जाए उस दवाई से, क्योंकि वो फिर उसकी एनर्जी लेके पैदा होते हैं। पाकिस्तानी कौम जो है ना कोरोना से फोत ही नहीं हुई, उसको और बड़े मसले थे। तो यहाँ हमारे पास जो है ना माशाल्लाह से टेंडेंसी ज्यादा है हम लोगों के मसलों को बर्दाश्त करने की। तो इसी पेस्टिसाइड पैराडॉक्स बेसिकली ये है कि आपने एक दफा जो टेस्ट केस लिखे वो एक दफा तो आपको बग निकाल के देंगे। दोबारा अगर आपके टेस्ट केस ऐसे लिखे हुए हैं कि जो आपको बग्स नहीं पकड़ के दे रहे, तो ऐसे टेस्ट केस जो है ना वो टेस्टिंग कहती है फजूल है। जब तक कि आपके टेस्ट केस जो है ना यानी अपग्रेड होने चाहिए, वक्त के साथ साथ जो है ना अपग्रेड हो। और वो पुराना वो जो एक हमारा एक हम बनाते हैं ना अपने टेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक पूरा डेटाबेस बना देते हैं, तो वो जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो डेटाबेस बना लिया और उसे भूल गए। उसको भूलना नहीं है हमें, और उसको अपग्रेड करते रहना है। जो छठा पॉइंट था कि टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। अगर आपने ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है तो और तरह से होगी, अगर जो है वो आप बैंकिंग इंडस्ट्री है तो और तरह से होगी। तो वो पूरी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। एब्सेंस ऑफ एरी एरर फॉल्सी। अच्छा, आपकी कोई भी जो कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो 100% बग फ्री है। ये 7वां टेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है कोई भी सॉफ्टवेयर आपका 100% बग फ्री कभी भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज सी, क्योंकि बाकी जो 2 आंसर थे वो जो है ना वो अकॉर्डिंग टू 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल नहीं थे। तो ये रिमेंबर की बेस पे था कि जिसको 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल्स पता है वो ये काम कर लेगा। अच्छा, अब ये K2 लेवल का सवाल है जिसमें अंडरस्टैंड करना है। तो बिलो इज द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग टेस्टिंग और ऑपरेशन which is most likely a failure. The product crash when a user selected an option in a dialog box. One source code file including in the build was a wrong version. The computation algorithm used the wrong input variables. The developer misinterpret the requirement for the algorithm. Which one is basically a failure in all these options? A, B, C, or D? ए। Hmm. Right. Yes, I would go with A as well. एक्चुअली ये आईएसटी क्यूबी जो है ना उसके लिहाज से आप कहते हैं ये कहता है कि अगर एक आदमी ने या डेवलपर है मासूम, उसने जो है ना कोई गलती की, वो एक एरर प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, एरर जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट
इसको वो फॉल्ट भी कहते हैं, डिफेक्ट भी कहते हैं और बग भी कहते हैं। वो फॉल्ट भी पैदा करेगी, बग भी पैदा करेगी और डिफेक्ट भी पैदा करेगी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये तीनों चीजों को एक ही कहते हैं। अच्छा, अगर यही जो है ना वो बग उस पे चला गया हमारे ऑपरेशन पे, तो बेसिकली ये फेलियर प्रोड्यूस करते हैं। तो फेलियर जो है वो जब भी, तो यहाँ पे हुआ ये कि जो ये ऑप्शन था उसमें जो है वो बाकी ऑप्शन जो है ना वो मतलब ये एरर्स से, और ये जो चीज थी ना ये बेसिकली यूजर के पास चली गई थी व्हेन यूजर सेलेक्टेड एन ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स, इसलिए जो है ना वो ये चीज फेलियर के अंदर काउंट हुई। अच्छा, अब सवाल नंबर 3 ये है, और ये बेसिकली स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, उसकी बेस पे ये क्वेश्चन है कि, और ये पूरी एक डायग्राम दी हुई है जिसमें स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम, जो आपने शायद, जो लोग बीएस कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होगा जिनका, और उन्होंने ऑटोमेटा जो होता था ना उसका कोर्स पढ़ा होगा, तो उन्हें ये पता होगा कि ये जो है ना किस तरह से ट्रांजिशन मूव होती हैं। वैसे ही बड़ा सिंपल है ये, एक यानी टेस्ट केसेस बेसिकली स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम की बेस पे ड्राइव किए जाते हैं। तो इस वक्त जो है ना फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि S1 जो स्टेट थी उसने ऑन किया, ऑन करने के बाद जो है ना वो S2 हो गया, ठीक है। अब S2 पे खड़ा था, उसने जो है ना वो रिमोट कंट्रोल ऑन किया तो टीवी जो है ना वो अगर उसने बंद कर दिया तो वो दोबारा से टीवी ऑफ हो गया। अगर उसने रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल किया S2 स्टेट से तो वो S3 पे चला जाएगा, और S3 पे किसी ने रिमोट को ऑफ किया तो टीवी स्टैंड बाय पे चला जाएगा। फिर इसी तरह से S3 से जो डायरेक्ट जो है ना वो पावर ऑफ कर देता है तो टीवी जो है ना ऑफ हो जाएगा, वो S1 स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो बेसिकली इसमें ऑप्शन है, उन्होंने कहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि द गिवन टेस्ट केसेस कवर बोथ वैलिड एंड इनवैलिड ट्रांजिशन इन द स्टेट डायग्राम। द गिवन टेस्ट